प्यारे बच्चों, आज हम लोग इंटरमीडिएट का पोएट्री का चौथा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी टाइटल है एन एलिजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, और इसे रचयिता हैं थॉमस ग्रे। यह पोयम 5 स्टैंजाज में डिवाइड है, और इस पोयम में ये पोयम थॉमस ग्रे का विस्तार से पोयम आगे की क्लासों में पढ़ाया जाता है, जिसके कुछ हिस्से यहाँ पर, कुछ स्टैंजा यहाँ पर दिए गए हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि इस पोयम के अंतर्गत जो थॉमस ग्रे ने दिखलाया है कि जो सत्य है, जो संसार का जो सत्य नियम है, उन सत्य पर ही जो है इस पोयम को रचा गया है। पहला स्टैंजा में जो है उसको हम लोग देखेंगे। स्टैंजा 1 में है, द कर्फ्यू टॉर्च द नेल ऑफ पार्टिंग डे, the lowing herd winds slowly over the lea, the plowman homeward plows his weary way and leaves the world to darkness and to me। इसमें जो कवि हैं ये बता रहे हैं कि ये पहले हम लोग टाइटल को थोड़ा सा ध्यान दें। टाइटल है एन एल बी रिटेन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। अब इसमें सबसे पहला शब्द है एल बी का मतलब होता है सो बी, और रिटेन माने लिखी गई। इन अ कंट्री चर्चयार्ड का मतलब होता है कब्रिस्तान, और कंट्री का मतलब देहात का, ग्रामीण का कब्रिस्तान, मतलब देहात के कब्रिस्तान में लिखी गई सोगी। ये आपकी टाइटल की हिंदी है। तो आइए हम लोग पहले स्टैंजा का हिंदी देखें। कवि जो है कब्रिस्तान में शाम के समय खड़े हैं, और उस समय उनको सुनाई देती है कि जो शाम को जो देखते हैं, जो शाम को उनके सामने जो घटना घटती है, उसका इसमें वो वर्णन करते हैं। शाम के समय गिरजाघर में जो कर्फ्यू है, अर्थात शाम के समय बजने वाली घंटी है, वो बज रही है। वह आवाज दे रही है इसका आप पार्टिंग डे, माने दिन के समाप्ति का। कभी कहते हैं कि शाम के समय गिरजाघर के अंदर की घंटी बज रही है, और वह घंटी इस बात का इशारा कर रही है कि दिन समाप्त होने वाला है और रात आने वाली है। The lowing herd winds slowly over the lea। उस चर्च के आसपास जो चारागाह है, उस चारागाह में जो है वहां पे पशु हैं जो चर रहे हैं, चरने के लिए वो आए हुए हैं। और जब शाम को जब घंटी की आवाज सुनाई देती है, तो वो चरवाहों के साथ वो क्या करते हैं, वो सारे पशु जो है वो क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे घास के मैदान से निकलकर अपने घर को लौट रहे हैं। The plowman homewards plods his weary way। आसपास के खेतों में किसान भी सुबह से लेकर के शाम तक काम करते हैं, और जब शाम हो जाती है तो वो भी जो है अपने weary way, अपने थके कदमों के साथ, अपने थके मादे पैरों के साथ वो क्या करते हैं, वो भी अपने घर को वापस चले जाते हैं। एंड लीव द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी। और क्या होता है, पूरे वर्ल्ड में
डार्कनेस हो जाता है, पूरे संसार में अंधेरा छा जाता है। और वहाँ कब्रिस्तान के आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ से सब लोग जो है अपने अपने घरों को चले जाते हैं और कभी अकेला उस कब्रिस्तान में रह जाता है और छूट जाता है। तो इसमें हम लोग पहले चिड़िया में देखे कि शाम के समय गिरजा घर की घंटी जो है बज रही है और इस बात का इशारा कर रही है कि दिन समाप्त होने वाला है और रात आने वाली है। पशु भी घास के मैदान में चरने के बाद शाम को वो भी अपने घर को लौट रहे हैं। किसान भी अपने खेतों में सुबह से लेकर शाम तक काम करने के बाद थक गया है और वह अपने भारी कदमों के साथ अपने घर को लौट रहा है। पूरे संसार में अंधेरा छा जाता है। एंड लिफ्ट द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी, और ये पूरा जो वर्ल्ड है वो क्या करता है, टू डार्कनेस में पूरे वर्ल्ड में अंधेरा छूट जाता है, रह जाता है और उसमें कभी भी अकेला रह जाता है। ये स्टेजा फर्स्ट में हम लोग ने देखा। स्टेजा टू है, बीनीथ दोज rugged elms that you beside, their heaps are turned in many a modern heap, each in his narrow set far with her leg, the root forefathers of the hamlet sleep. Beneath का मतलब होता है नीचे, दोज rugged elms, वहाँ के जंगली वृक्ष हैं जिनके जो एकदम रग्ड हैं, खुरदरे हैं, और वहाँ पर यू ट्री माने सदाबहार वृक्ष की वहाँ पर छाया, ये साइड में छाया, और यू माने होता है जंगली पौधा होता है जो हमेशा हरा भरा रहता है। तो कवि कहते हैं कि जो खुदरे जो एल्म्स हैं, जो वृक्ष हैं जंगली, और ये सदाबहार वृक्ष की जो छाया है उनके नीचे, बीनीथ माने नीचे, अनेक कब्रें हैं। जिनके ऊपर की मिट्टी जो है वह नष्ट हो चुकी है, और उन मिट्टी में जो टर्फ में जो घास है वो एकदम मोल्डरिंग होते हुए, मोल्डरिंग का मतलब नष्ट होती हुई उस घास का उनके ऊपर, मिट्टी के ऊपर हीप लगा हुआ है, ढेर लगा हुआ है। और ईच इन हिज नैरो सेल फॉर रिवर, और ईच इन नैरो सेल, और अपने नैरो सेल का मतलब तंग कोठरी का मतलब कब्र होता है, और अपने हर कोठरी में, ईच इन हिज नैरो सेल माने अपने हर कोठरी में, हर जो है हर व्यक्ति क्या हुआ है, ईवर लेग माने सदा के लिए, लेग माने लेटा हुआ है, अर्थात इसको हमेशा के लिए उस तंग कोठरी में लेटाया गया है। द रूट फोरफादर्स ऑफ द हैमलेट ट्री, और उस तंग कोठरी में जो रूट फोरफादर्स हैं, अर्थात उस छोटे से गांव के जो असभ्य पूर्वज हैं, उन पूर्वजों को उसमें हमेशा के लिए सुला दिया गया है, और वो सो गए हैं हमेशा के लिए, जिसे कि वो कभी अब स्लीप कर रहे हैं, वो ऐसी चीज निद्रा में स्लीप कर रहे हैं जो कभी उठेंगे नहीं। तो इस स्टेजा में कवि ने जो है उन कब्रों की हालात का वर्णन करते हुए कहते हैं जो कब्र हैं उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। वो उनके ऊपर जंगली घास उग आए हैं, और उनके ऊपर की जो मिट्टी है वो जो है वो मिट्टी फट चुकी है, और उसमें जो घास है वो सूख करके नष्ट हो गए हैं, और हर कब्र में उस गांव के जो उस छोटे से गांव के जो पूर्वज हैं उनको हमेशा के लिए लगा गया है, और वो कभी न उठने के लिए सो गए हैं, स्लीप कर गए हैं। स्टेजा थर्ड है, द ब्रीथिंग कॉल ऑफ इंसेंस ब्रेथिंग मॉर्न, द swallow twittering from the straw-built shed, the cock crib clarion
are the echoing harm. No more shall rouse them from their lowly bed. The breathing call. रात बीत जाती है और सुबह हो जाता है, और सुबह के समय कवि जो है अकेला उस कब्रिस्तान में होता है, रहता है, और वो महसूस कर रहा है उस समय क्या दिखाई दे रहा है? ब्रीथिंग कॉल। ब्रीथिंग कॉल का मतलब होता है ठंडी वायु की पुकार है, मन पुकार हो रही है, और आप इंसेंस ब्रीथिंग बॉम्बार्न, और सुबह के समय सुगंधित जो है वायु भी चल रही है, उस वायु में ठंड है और उस ठंड की पुकार की आवाज आ रही है। द स्वैलो ट्विटलिंग फ्रॉम द स्ट्रॉबेरी साइड, और ये तिनके के बने घोंसले के अंदर से अबाबी पक्षी के चहचहाने की भी आवाज आ रही है, कभी को सुनाई पड़ रही है। द कॉक श्रील क्लेरियन, और मुर्गे की जो श्रील माने कर्कश अप्रिय जो क्लेरियन है, जो आवाज है, वो आवाज कभी को सुनाई पड़ रही है। आर द इकोइंग हार्न, या शिकारी के जो भोंपू होता है, शिकारी का जो बाजा होता है, उसके गूंजने की आवाज भी वहां पर सुनाई पड़ रही है। लेकिन ये सभी आवाज नो मोर शैल राउज देम फ्रॉम देयर लोली बेड, ये जो गांव के जो रूट फोर्ट फादर्स हैं, जो असभ्य पूर्वज हैं, वो अपने कब्र में लेटे हुए हैं, और इनको इनके कब्र से, लोली बेड से अर्थात कब्र से ये आवाजें इनको नो मोर शैल राउज, अर्थात ये आवाजें उनको कभी जगा नहीं पाएंगी, अर्थात इन आवाजों का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कभी का कहना है कि जो सुबह के समय जो है आवाज हो रही है, यहाँ पर जो ठंडी वायु चल रही है उसकी सुगंधित वायु में ये आवाज है, लेकिन ये आवाज भी उन कब्र में सोए हुए लोगों को कभी नहीं जगा पाएंगे। अबाबी पक्षी भी जो है अपने तिनके के बने घोंसले में से तेज से चहचहाने की आवाज वो भी कर रहे हैं, लेकिन इनकी भी आवाज उनको उनके कब्र से नहीं जगा पाएगी। द कॉक श्रील क्लेरियन, मनुष्य को जगाने के लिए मुर्गा भी क्या कर रहा है? जोर जोर से वो अपना जो है आवाज लगा रहा है, मनुष्य को जगा रहा है, मनुष्य जग रहा है सुन करके। द इकोइंग हार्न, शिकारी का हार्न भी जो है वो गूंजती, हार्न से भी गुंजन हो रहा है, अर्थात गूंजने की आवाज आ रही है, लेकिन ये आवाजें उनको उनके कब्र से कभी उनको उठा नहीं पाएंगी, क्योंकि वो सदा के लिए उचित निद्रा में सो गए। रहा स्टेंजा थर्ड, ये हिंदी व्याख्या। अब स्टेंजा फोर्थ, लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूथफुल टॉयल, देयर होमली जॉय एंड डेस्टिनी ऑब्स्क्योर, nor grandeur here with a disdainful smile, the short and simple annals of the poor। इस स्टेंजा में थॉमस ग्रे कहते हैं कि लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूथफुल टॉयल, ये जो एम्बिशन लोग हैं, जो महत्वाकांक्षी लोग हैं, इनसे कवि जो है रिक्वेस्ट करता है कि ये उन कब्रों में दफनाए गए जो लोग हैं, उनकी यूथफुल ट्रायल अर्थात उनके परिश्रम भरे उपयोगी मेहनत का, अर्थात उपयोगी मेहनत का इन्हें क्या नहीं करना चाहिए? इन्हें मॉक नहीं करना चाहिए, अर्थात हंसी नहीं उड़ाना चाहिए, उपहास नहीं करना चाहिए। देयर होमली जॉय, और इन्हें उनके जो होमली जॉय है, जो उनके घरेलू जिंदगी में जो आनंद थे, उन घरेलू जिंदगी के आनंद का भी उपहास नहीं करना चाहिए। एंड डेस्टिनी ऑब्स्क्योर, और उनकी किस्मत जो है वो धुंधली पड़ गई हो, उनका किस्मत
उनका भाग्य भले ही तक चमका हो, फिर भी जो है इन लोगों को, एम्बिशन जो लोग हैं, इन्हें उनके इस जिंदगी का, उनके इस किस्मत का उपहास नहीं करना चाहिए। नार ग्रैंडवर हियर विथ डिटेनफुल स्माइल द शार्ट एंड सिंपल एनर्स ऑफ द पुअर। कभी ग्रैंडवर लोग को भी, ग्रैंडवर लोग माने जो होता है, जो शानदार लोग होते हैं, जो शानदार अर्थात जो गौरवशाली लोग होते हैं, उनसे कभी कहता है कि इन्हें जो है उन गरीब लोगों के उन गरीब लोगों का जो शार्ट एंड सिंपल एनर्स रहा है, मतलब संक्षिप्त और सामान्य जिंदगी की जो कहानी रही है, उस कहानी को विथ अ डिटेनफुल स्माइल अर्थात नफरत भरी मुस्कुराहट के साथ नहीं सुनना चाहिए। कभी ये शानदार लोगों से विनती करता है कि इन्हें उन गरीबों के साधारण और छोटे से जीवन की कहानी को नफरत भरी मुस्कुराहट अर्थात नफरत भरी नजर से नहीं देखनी चाहिए और नहीं सुननी चाहिए। तो इसमें जो है स्टैंडअप 4 में कभी जो है ये मतलब जो एम्बिशस लोग हैं, यानी जो महत्वाकांक्षी लोग हैं और जो ये शानदार जो लोग हैं, इन लोगों को चेतावनी देते हुए कहता है कि इन लोगों को उन गरीबों के जिंदगी का, मतलब गरीबों के जीवन वृत्त का, कहानी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और उनको नफरत भरी मुस्कुराहट के साथ सुनना भी चाहिए। तो ये रहा स्टैंडअप 5। The boast of heraldry, the pomp of power, all that beauty, all that wealth, liberty, awaits alike the inevitable hour, the path of glory, lead but to the grave. The boast of heraldry, इस स्टेंजा में कहता है कवि की द बोस्ट ऑफ हेरेडिटी। हेरेडिटी माने उच्च परिवार में जन्म लेने का जो दिन हाँकने वाले जो लोग हैं, उनका, और द पंप ऑफ पावर, और जो शक्ति का जो प्रदर्शन करते हैं, जो शक्ति का जो प्रदर्शन करने वाले जो लोग हैं उनका, एंड ऑल दैट ब्यूटी, और उन सबका जिनको ब्यूटी मिली है, जिनको सुंदरता प्रदान हुआ है, ऑल दैट वे, और उन सबका जिनको धन प्राप्त हुआ है, इवन ये जिनको कभी धन प्राप्त हुआ है, अवेट एलाइक द इनविटेबल आवर। ये इनविटेबल आवर का मतलब होता है जो अटल, इनविटेबल माने अटल, आवर माने समय, घंटा, जो अटल घंटा है, अर्थात जो मौत है वह एक समान इंतजार करती है। अर्थात ये जितने लोग हैं, जैसे बोस्ट ऑफ हेरेडिटी, पंप ऑफ पावर, ऑल दैट ब्यूटी, ऑल दैट वेल्थ, ये जितने लोग हैं, इन सभी लोगों का ये मौत है, इनएविटेबल आवर का मतलब होता है अटल घंटा, और अटल घंटा का मतलब होता है मौत। यह मौत क्या करती है? इन सभी लोगों का एक समान इंतजार करती है, अर्थात मौत किसी के अंदर भेद नहीं करती है, मौत किसी के बड़े और छोटे, गरीब और अमीर का फर्क नहीं करती है, मौत सबको एक समान एक नजर से देखती है। एंड पाथ ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव। कभी लास्ट में कहते हैं कि पाथ ऑफ ग्लोरी माने गौरव का जो रास्ता है, जो शान का जो मार्ग है, वह लीड बट टू द ग्रेव, वह लीड करता है सिर्फ किधर? ग्रेव के तरफ, मौत के तरफ सीधे जाता है। अर्थात इसका मतलब हुआ कि मौत सबकी होती है और मौत किसी के साथ, मौत जो है
ये किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है, सबको एक नज़र से देखती है। यही रहा आपके इस पोयम का हिंदी व्याख्या। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।